हे गाइस, स्टडी हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल को आज हम पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यार प्लीज सब्सक्राइब करो ना स्टडी हब को। इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल जो है उसकी डायग्राम को बनाते हैं जरा। देखो जी, हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने एक डाइपोल बना लिया जी। ठीक है, डाइपोल क्या होता है? अब सर इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है हमारे पास जब दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस को हम एक दूसरे से छोटी सी दूरी पे रख लेते हैं। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, है ना। चार्जेस इक्वल होने चाहिए लेकिन ऑपोजिट, यानी कि प्लस एंड माइनस, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होने चाहिए, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। हमने पढ़ा है कि डाइपोल लेंथ जो होती है वो बहुत कम होती है। उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया जी, ये ठीक है, इसका नाम ले लिया हमने ए बी। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, यहाँ पे अगर हम माइनस क्यू रख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्लस क्यू। इक्वल यानी कि क्यू जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो बराबर है, ये -5 कूलम है अगर, तो ये +5 कूलम ऑफ चार्ज होगा। ठीक है, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। और आपको पता है डाइपोल लेंथ हम कितनी लेते हैं सर? 2a। और ये भी हम अपनी कन्वेंशन के लिए लेते हैं, क्योंकि डाइपोल अगर पूरा ये 2a है तो सेंटर से यहाँ, अगर ये सेंटर है उसका हमने o नाम ले लिया, तो o से यहाँ अगर ये पूरी दूरी 2a है तो ये भी हो जाएगी a और ये भी हो जाएगी a। इसलिए डाइपोल लेंथ जो है वो 2a ली जाती है अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आपने हम क्या किया? अभी एक डाइपोल बनाया। अभी हमें इक्वेटोरियल लाइन के बारे में पता ही नहीं है कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है। तो एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर हो डाइपोल के, ठीक है जी, पहली बात परपेंडिकुलर हो डाइपोल के और सेंटर से पास होती हो, ये इस तरह से पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द डाइपोल, एक ऐसी लाइन को ही बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इस इक्वेटोरियल लाइन पे ये हमने कोई पॉइंट P मान लिया जहां पे अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। ठीक है जी, इस पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। जहां पे पॉइंट P है कहाँ है ना, इक्वेटोरियल लाइन पे कि नहीं? इक्वेटोरियल लाइन एक ऐसी लाइन होती है विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड इज परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है, सेंटर से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर, विच मीन्स आपके पास ये अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसके सेंटर से ये आपके पास जो लाइन निकल रही होगी, दिस इज योर इक्वेटोरियल लाइन। और इसके इस किसी पॉइंट पे अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं और उस पॉइंट का हमने नाम ले लिया P। ठीक है जी, विच इज एट अ डिस्टेंस, और हमने मान लिया कि वो कितनी दूरी पे होगा? r दूरी पे। ठीक है, जो r दूरी पे है कहां से? इस डाइपोल के सेंटर से। अच्छा, उसके लिए अब हमें पता करना पड़ेगा, इसका नाम लिया हमने P। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पता करना होगा कि पॉइंट P जो है वो -q चार्ज से कितनी दूरी पे है, और सिमिलरली जो पॉइंट P है वो +q चार्ज से कितनी दूरी पे है। तो आपको पता है ये दोनों डिस्टेंसेस जो क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ये सेंटर से लाइन निकल रही है और ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं। तो यहां से जो डिस्टेंस निकल के आएगा आपके पास, जिसका नाम AP और PB, दोनों बराबर होंगे। और कितने होंगे? यहां से आपको पता परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना होगा? 90। और हमने मान लिया कि ये जो एंगल है आपके पास कितना एंगल बना रहा है इसके साथ? थीटा। और सिमिलरली यहां पे भी एंगल कितना बना रहा होगा? थीटा। अब अगर मैं आपको छोटा सा एक बचपन का क्वेश्चन पूछूं, है ना, क्लास 9th में आपने स्टार्ट किया था, इस तरह से आपके पास है जी, यहां पे आपके पास एंगल थीटा है, ध्यान से देखना जरा, बिल्कुल बेसिक है। AOP, राइट एंगल ट्राइंगल AOP की अगर हम बात करें तो यहां पे ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है आपके पास AP, है कि नहीं? और आपको पता है सर, एक बेसिक सा थ्योरम पढ़ा है हमने, पाइथागोरस थ्योरम, जो बताता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विच मीन्स AP का स्क्वायर आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? बेस का स्क्वायर, जो आपके पास किसके बराबर? AO स्क्वायर। और ये आपके पास हो जाएगा OP स्क्वायर, विच मीन्स AP स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर विच मीन्स R स्क्वायर। और यहाँ से ये स्क्वायर अगर वहाँ लिखना चाहें तो इसका मतलब AP जो हो जाएगा आपके पास R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, लिखो एक ही बात है, पावर 1/2, है कि नहीं? इसी तरह ये आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 1/2 लिखो या स्क्वायर रूट लिखो, बात एक ही है। ठीक है, और सिमिलरली इस तरफ भी अगर हम राइट एंगल की थ्योरम लगाएं, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो आपके पास जो BP भी निकल के आएगा वो भी किसके बराबर निकल के आएगा? BP विल अगेन बी इक्वल टू R स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट लिखो या 1/2 लिखो, बात एक ही है, तो चलो स्क्वायर रूट ही लिख लेते हैं। ठीक है, इतनी बात। अच्छा, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी। देखो, माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, और सिमिलरली प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कुछ वैल्यू होगी। तो पहले अगर हम ए पॉइंट पे जो माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहें तो हमने उसका नाम ले लिया E1। उसको हमने कितना बोला, E1 है। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है कि अब उसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी। तो आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, वो कहाँ की तरफ होती है, नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है कि नहीं होती है। यानी कि आपका जो E1 रहेगा वो इधर की तरफ रहेगा, E1। और E इधर की तरफ बात करें, अगर प्लस क्यू की वजह से पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका नाम दे दिया हमने E2। ठीक है, और हमने पढ़ा है पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कहाँ की तरफ होती है, अवे। तो यहाँ पे आपके पास E2 आ जाएगा, यहाँ की तरफ E2। इतनी बात क्लियर है, E1 और E2 के बारे में बात क्लियर है। थीटा की बात करते हैं आप जरा। यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे जरा एंगल बनाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें अगर हम। ठीक है, ये और ये लाइन एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। ये हमने कहाँ से पढ़ा है सर, हमने पढ़ा है, यही भी पढ़ा है बेसिक क्लास 9th 10th में, जहाँ पे हमने पढ़ा है अल्टरनेट एंगल्स के बारे में, जिनको दूसरा बोला जाता है जेड एंगल्स के बारे में। ये एंगल अगर थीटा होता है तो ये एंगल भी किसके बराबर होता है, थीटा। ऐसा ही ज़रूरी नहीं, ऐसे भी पॉसिबल है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है। तो देखो ये बन रहा है ना आपके पास इस तरह से, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपके पास कितना होगा, थीटा। एक बात क्लियर है। दूसरा, आपके पास ट्रांसवर्सल की कहानी आपने पढ़ी हुई है। अगर ये ऐसे करके आपके पास एंगल है, ठीक है, अब अगर ये एंगल आपके पास थीटा है, ठीक है जी, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि ये एंगल भी कितना होता है, थीटा होता है कि नहीं बात। तो अगर ये एंगल यहाँ पे थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपके पास कितना होगा, थीटा होगा। इतनी बात क्लियर है। चलो अब करते हैं बात E1 और E2 के मैग्नीट्यूड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की जो आपने वैल्यू पढ़ी हुई है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ E1। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, किसकी वजह से, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से। अगर हम बात करें तो रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है सर, E इज इक्वल टू किसके बराबर होता, के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखो, या दूसरी बात के की जगह लिखो 1/4πε0। बात एक ही है। क्यू आ जाता है वहां पे चार्ज, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो चार्ज तो दोनों चार्जेस के बराबर है, मैग्नीट्यूड है ना। और आर स्क्वायर यहाँ पे गलती मत कर देना, यहाँ पे गलती मत कर देना, आर स्क्वायर मत लिख देना। यहाँ पे आर हमारे पास ये चीज है, हमने बोला है कि चार्ज और उस पॉइंट के बीच की दूरी, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा। रिलेशन तो पढ़ते हैं ना आर ई, जब हम एक्सप्रेशन याद करते हैं तो 1/4πε0 क्यू बाई आर, जैसे हमने पढ़ा था 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ लिया 1/4πε0, एक ही चार्ज आता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होता है, उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और डिस्टेंस ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे वो आर नहीं है, वो डिस्टेंस है क्या, तो वो ये डिस्टेंस है पी की दूरी माइनस क्यू से, दैट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से देखना, इसका रूट है जी, है ना, ये तो डिस्टेंस की दूरी, लेकिन इसका खुद का स्क्वायर भी होता है। स्क्वायर और रूट क्या कर जाएंगे, कट जाएंगे। इसका मतलब जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकलनी है, दैट विल बी इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर इतनी बात। अच्छा, ये E1 की वैल्यू आ गई। और सिमिलरली E2 भी आपके पास किसके बराबर आएगा सर, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 जो इस पॉइंट प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलनी है, दैट इज E2, और वो भी कितनी निकलनी है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है कि नहीं। अच्छा, अब E1 की अगर बात करें तो E1 कहाँ की तरफ होगा, E1 इज अलोंग, चलो हमने इसका नाम ले लिया, E1 इज अलोंग PA, है कि नहीं, PA की तरफ है। E2 कहाँ की तरफ होगा, तो E2 जो होगा, हमने अभी बोला कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से कहाँ की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है। तो E2 इज अलोंग
P, इसका नाम ले लिया हमने Px, ठीक है जी, इज अलोंग Px। लेकिन सर अब हम इनका रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। हमने जब पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, तो देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 अगर यहाँ होती और ये लाइन है, ठीक है, ये सेम लाइन पे एक्ट कर रही है लेकिन ऑपोजिट में, तो हम करते हैं E2 माइनस E1। अच्छा सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद अब अगर दूसरी बात करें, ये एक लाइन है और E1 भी इसी तरफ है और आपके पास E2 भी इसी तरफ है, ठीक है। उस टाइम आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं हम वो किसके बराबर लिखते हैं, E1 प्लस E2, है कि नहीं। लेकिन सर अब हमारे पास पॉइंट, ये पॉइंट P है ना, ये पॉइंट P है। अब पॉइंट P हमारे पास यहाँ है, लेकिन पॉइंट P पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो दो वैल्यूज लग रही है E1 और E2 की, वो कहाँ की तरफ है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है E1 यहाँ को और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है E2 यहाँ को। तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें चलना पड़ता है इनके कंपोनेंट्स की तरफ, ठीक है। तो रिजॉल्व करेंगे हम E1 और E2 को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, और ये वही कहानी आ जाती है कि जब हम बोलते हैं कि 11th में ध्यान से पढ़ना, सारा 11th का जो आपका सिलेबस होता है वो तो अप्लाई होता ही होता है। तो अब यहाँ पे वो वेक्टर्स में जो आपने पढ़ा हुआ था, तो रिजॉल्व करेंगे E1 और E2 को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। कैसे सर, हमारे पास ये सबसे पहले एंगल की बात करते हैं। ये देख लो जी, E1 है और ये थीटा यहाँ पे है, ध्यान से देखना, ये थीटा है यहाँ पे, ये E1 की डायरेक्शन यहाँ की तरफ है। अच्छा इधर की तरफ चलते हैं, ये थीटा है और ये E2 यहाँ की तरफ है। इसको ध्यान से देखना जरा, हालांकि आपने चीजें पढ़ी हुई हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि जब कभी भी हम किसी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट होता कॉस थीटा। तो इधर E1 कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर जो वर्टिकल कंपोनेंट होता वो होता साइन थीटा, तो साइन कंपोनेंट E1 साइन थीटा यहाँ की तरफ। इसलिए मैंने बोला था कि थीटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ चलते हैं, ये थीटा है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ की तरफ आपके पास क्या हो जाएगा, E2 इसका कॉस कंपोनेंट, और इसके परपेंडिकुलर यहाँ की तरफ क्या हो जाएगा आपके पास, E2 साइन थीटा। इतनी बात क्लियर है, यानी कि यहां की तरफ सर हमारे पास लगना E1 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा, ठीक है जी। अब यहां देखना जरा, E1 साइन थीटा, तो ये लग रहा है जी E1 साइन थीटा। E2 साइन थीटा की डायरेक्शन कहां है सर, E2 साइन थीटा पॉइंट P से यहां की तरफ लग रहा है, तो ये लिख दिया आपने E2 साइन थीटा, ठीक है। अब इस E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा को भी समझ लेते हैं। याद करो जब आपने पढ़ा था कि आपके पास ये देखो, मैंने बोला था एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, इधर की तरफ E1 साइन थीटा है और इधर की तरफ E2 साइन थीटा है, ठीक है। लेकिन हमने अभी प्रूव किया है कि E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है कि नहीं। तो इसका मतलब अगर E1 साइन थीटा यहाँ की तरफ है, E2 साइन थीटा यहाँ की तरफ है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या है, बराबर हैं, और क्या है, ऑपोजिट हैं, और सेम लाइन पे एक्ट कर रही हैं। इसका मतलब ये एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे, हाँ या ना। इसका मतलब इनकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट्स की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आना है वो कितना आना है, 0। जो सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना है वो किसकी वजह से निकलना है, इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वजह से निकलना है। इसलिए जो हम लिखते हैं यहाँ पे फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू किसके बराबर लिखते, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब हमने वापिस से अभी पढ़ा कि E1 और E2 बराबर हैं, तो मैं लिख सकता हूं E1 कॉस थीटा, और इस E2 की वजह से भी मैं लिख सकता हूं E1 कॉस थीटा। अब इसको लिख सकता हूं मैं ट्वाइस E1 कॉस ऑफ थीटा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। अच्छा, इसके आगे सॉल्व करते हैं जरा। ट्वाइस E1 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का रिलेशन सर हमने पढ़ा हुआ है, ये देख लो जी, आपने पढ़ा हुआ है कॉस थीटा इज इक्वल टू, वो बचपन में पढ़ा था मंत्र पंडित बद्री प्रसाद जी, बिल्कुल वही, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही पढ़ा था, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये आपके पास देख लो जरा, बेस क्या है, ए
हाइपोटेन्यूज क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, यही है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहें तो ई नेट इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू E1 की वैल्यू हमने जो अभी यहाँ पे लिखी थी कितनी आई थी सर, वो आई थी 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हमने अभी जो वैल्यू लिखी थी, इंटू कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करें अगर तो लिखेंगे ए पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। अब देखो ये मैंने आपको पहले भी एक वीक से पहले भी वीडियो एक मैंने बनाई हुई है कि यहाँ पे जाके गाड़ी रुक जाती है ना, स्टूडेंट्स की गाड़ी रुक जाती है। इसको कैसे लिखोगे, Q को 2A से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, Q इंटू 2A, हाँ सर दिमाग में एक रिलेशन बन रहा है, 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ध्यान से देखना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर कितनी है 1, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर कितनी है 1/2, इनको दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए रेज स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। आई होप ये बात क्लियर है, बिल्कुल बेसिक सी, ठीक है। ये ई नेट की वैल्यू है। लेकिन अब हम अगर बात करें Q इंटू 2A, सर हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बाई 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। यहाँ तक बात क्लियर है, ओके। इसके आगे चलते हैं ज़रा। अब कहता है हमारे पास एक छोटा सा कॉमन से हमने क्या चीज़ पढ़ी हुई है, देखो डाइपोल को हम बहुत छोटा लेते हैं, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेट बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। आर के कंपैरिजन में ए बहुत छोटा है ना, तो आर जो है वो क्या है, बहुत बड़ा है ए से, इसलिए आर स्क्वायर जो होगा वो बहुत और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर से, है ना। इसका मतलब यहाँ से ये जो टर्म है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 वो किसके बराबर हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वापस से आर स्क्वायर ही होगा और इसकी रेज टू पावर 3/2। अब यहाँ से ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, आपके पास कितना बचेगा आर क्यूब, इसलिए यहाँ से हम लिखते आर क्यूब, ठीक है जी बात। इसी को दूसरी भाषा में कैसे लिखते, ये निकल गया जी ई नेट। देयरफॉर ई नेट इज इक्वल टू P बाई 4πε0 आर क्यूब, और अगर हम इसको लिखना चाहें P को वापस से Q इंटू 2A लिखना चाहें तो घबराना मत, अगर यहाँ तक एक्सप्रेशन हुआ होगा तो भी बात ठीक है, कहानी सेम ही रहेगी। और ई नेट की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स जो नेट जो आपके पास डायरेक्शन रहेगी ई नेट की, दैट विल बी अलोंग E1 cos थीटा इधर, E2 cos थीटा इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होना वो भी यहीं की तरफ होना है, E1 cos थीटा, और जो आपके पास ई नेट निकलना है वो भी यहाँ की तरफ निकलना है। इसका नाम रख लेते हैं कुछ PR रख लेते हैं, तो विल बी अलोंग PR, ठीक है। यानी कि जो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे निकलना है। अब एक छोटे सा क्वेश्चन आपके पास ये होना चाहिए कि बाय कन्वेंशन जो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन लेते हैं वो कहाँ की तरफ लेते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है यहाँ की तरफ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आ रही है यहाँ तरफ। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपके पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शंस में रहते हैं एक दूसरे के, ठीक है जी। इस वाले टॉपिक में फिलहाल इतना ही था, और इसके एंड में मैं आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो आप पॉज करके वहाँ पे नोट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।